हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में, जिसे हिंदी में भारत में लोक प्रशासन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे सिलेबस के अंदर टोटल आपको 6 यूनिट्स पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है भारतीय प्रशासन। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके एग्जाम में सिविल सेवा की संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके अंदर बेसिकली आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन को समझना है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट थर्ड है बजट। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके एग्जाम में बजट चक्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बजट के प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बजट बनाने में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 है भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। तो इस यूनिट से ई गवर्नेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 है सामाजिक कल्याण और प्रशासन। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके एग्जाम में समाज कल्याण की जो नीतियां हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट यूनिट 6 है जिसका नाम है भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद। तो ये था आपका सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट पढ़नी है। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी समझाया कीजिए, जिससे कि हमें ये समझ में आ सके कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है और हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये 90 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में अपना पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपना पूरा आंसर इंग्लिश में ही लिखिएगा। अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो पूरा आंसर हिंदी में लिखिएगा, यानी किसी भी एक मीडियम में आपको अपना पूरा पेपर देना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यूनिट फर्स्ट है भारतीय प्रशासन। तो भारतीय प्रशासन से यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके एग्जाम में जो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय, इनकी संरचनाओं के बारे में बताइए, या फिर इनकी भूमिका के बारे में बताइए, या फिर इनके कार्यों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इनके वर्क के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ होती है, यानी बैकबोन होती है। इसके जरिए गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज और प्लान्स ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 2 प्रमुख संस्थाएं लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और दूसरी है कैबिनेट सचिवालय। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही संस्थाएं सरकार की नीतियों को दिशा निर्देश देने, मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाने और इसके अलावा इनके कार्यों पर निगरानी रखने के काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में पीएमओ भी कहते हैं। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये कार्यालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इससे हम प्रधानमंत्री की आंख, कान और दिमाग कह सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमओ का जो मेन वर्क होता है वो प्रधानमंत्री को सलाह देना, उनको डिसीजन में मदद करना, इसके अलावा मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन करना होता है।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ एक संगठित ढांचा है जिसमें कई सारे अधिकारी और विभाग काम करते हैं। इसमें प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम शामिल होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल होते हैं, सचिव और अतिरिक्त सचिव शामिल होते हैं, संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी शामिल होते हैं, निर्देशक और उप सचिव यानी डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरी शामिल होते हैं, विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शामिल होते हैं। इसके साथ ही मीडिया टीम भी इसमें शामिल होती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान सचिव के बारे में, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पीएमओ का सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर होता है। ये प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रालय और विभागों से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रधान सचिव के पास आती है और उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। आप इसे प्रधानमंत्री का राइट हैंड भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑफिसर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री को एडवाइस करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे सीमा पर तनाव, आतंकवाद, रक्षा नीति या फिर विदेश नीति। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस इसका भी प्रमुख होता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा रणनीतियों में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। तो इसके बाद आते हैं सचिव और अतिरिक्त सचिव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी ऑफिसर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे विदेश नीति, आर्थिक सुधार, शिक्षा, ऊर्जा, इन सभी के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई आर्थिक नीति को देखता है, कोई विदेशी मामलों पर काम करता है, कोई प्रशासनिक सुधारों पर काम करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मंत्रालय से आने वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट है संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी जो प्लानिंग होती है उन सभी में ये प्रधान सचिव की हेल्प करते हैं और ये सभी भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक संयुक्त सचिव शिक्षा को देखता है, दूसरा ऊर्जा को देखता है, तीसरा रक्षा को देखता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी योजनाओं की निगरानी करते हैं और प्रधानमंत्री तक समय समय पर रिपोर्ट को पहुंचाते हैं। तो इसके बाद आते हैं निर्देशक और उप सचिव यानी डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं, उन सभी की ये निगरानी करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय से जितने भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन सभी इन्फॉर्मेशन को अपने सीनियर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कोई एक सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसकी प्रगति की जो रिपोर्ट होगी वो उससे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके बाद आते हैं विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी जो स्पेशल वर्क होते हैं उनको संभालने का काम करते हैं। जैसे कोई खास प्रोजेक्ट हो, कोई नई योजना हो, उन पर निगरानी रखने का काम करते हैं। तो इनके बाद आते हैं मीडिया टीम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टीम प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करती है, जैसे प्रेस, सोशल मीडिया। तो इन सभी टीमों के द्वारा, इन सभी सोशल मीडिया के द्वारा जनता तक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की भूमिका के बारे में, या फिर अगर आपके एग्जाम में इसके महत्व के बारे में पूछा जाता है तो भी आप यही आंसर लिखोगे, या फिर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसके वर्क के बारे में बताइए, कार्य के बारे में बता दिए, तो भी इसका आंसर सेम ही होगा जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ सरकारी नीतियों को बनाने में मदद करता है, विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने में मदद करता है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है। इसके अलावा सरकार की नीतियों पर निगरानी रखने का काम करता है। इसके अलावा इमरजेंसी में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देने का काम करता है, सरकार के फैसलों और जानकारी को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का काम करता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरकारी नीति को बनाने में पीएमओ का क्या रोल है इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर एडवाइस देता है। पीएमओ डिसीजन लेने से पहले सारे मंत्रालयों और विभागों की जानकारी को इकट्ठा करता है, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर नीतियां बनाने का काम करता है। अगर साधारण शब्दों में कहे तो पीएमओ प्रधानमंत्री को हर जरूरी इंफॉर्मेशन और एडवाइस देता है और ये मंत्रालयों से रिपोर्ट जुटाता है और फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर
नीतियां बनाने का काम करता है। तो नेक्स्ट है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने में मदद करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने का काम करता है, जिससे सभी मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक ही योजना पर काम कर रहे हैं, तो पीएमओ इन तीनों के बीच तालमेल बनाता है ताकि योजना सही तरीके से लागू हो सके। तो नेक्स्ट है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीएमओ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है। इसके साथ ही पीएमओ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जितने भी जो नेसेसरी संसाधन होते हैं, जो समर्थन होते हैं, उनको जुटाने का काम करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो पीएमओ सिर्फ नीतियां बनाने में ही नहीं बल्कि उन्हें लागू करने में भी मदद करता है। ये जरूरी संसाधन और सहयोग जुटाकर सरकारी कामकाज को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। तो नेक्स्ट है, ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने का काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार कोई नई योजना या कार्यक्रम की शुरुआत करती है तो पीएमओ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर ये देखती है कि योजना या फिर कार्यक्रम को सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं। यदि कोई कमी है तो वो कैबिनेट सचिवालय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर उसकी कमी को दूर करता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब सरकार कोई भी नई योजना लाती है तो पीएमओ ये ध्यान रखता है कि वो सही तरीके से लागू हो। अगर बीच में कोई भी कमी रह जाए तो ये मंत्रालयों के साथ मिलकर उसे ठीक करने का काम करता है। तो नेक्स्ट है, संकट के दौर में सहायक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार किसी भी समस्या या संकट का सामना कर रही होती है, जैसे कोई आपदा, युद्ध, महामारी या दंगे, तो पीएमओ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर इस संकट का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करती है। तो पीएमओ का अगला काम है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमओ देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर रिपोर्ट तैयार करता है और प्रधानमंत्री को एडवाइस देता है। इसके अलावा पीएमओ विदेशी यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की योजना बनाने में मदद करता है। मतलब पीएमओ प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की तैयारी में भी मदद करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीएमओ प्रधानमंत्री के फैसलों और काम की जानकारी को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सभी वो पीएमओ को प्रमुख काम है जो कि मैंने आपको बताया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और जो मैंने अभी आपको पीएमओ के जो मेन वर्क बताए थे, आपको जस्ट उसकी जो मेन हेडिंग है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले अपने कमेंट को पढ़ के जरूर जाना, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो पीएमओ की संरचना और पीएमओ के काम को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय की संरचना के बारे में और उसके वर्क के बारे में, क्योंकि ये भी लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट सचिवालय में कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव होते हैं। इसके अलावा सचिवालय सेवा अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही विभिन्न विंग्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सर्वोच्च अधिकारी होता है और सीनियर आईएएस अधिकारी को ही कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है और ये प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक का एजेंडा बनाना और फैसलों को लागू करवाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके बाद आते हैं विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैबिनेट सचिव की सहायता के लिए होते हैं जो खास नीतिगत फैसले को संभालते हैं। तो इसके बाद आते हैं अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर तालमेल बनाते हैं और कैबिनेट सचिव और विशेष सचिव दोनों की मदद करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट सचिवालय में सचिवालय सेवा अधिकारी भी होते हैं जो कि रोजमर्रा के प्रशासनिक काम और तकनीकी काम को संभालते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अधिकारियों के अलावा कैबिनेट सचिवालय के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ विंग्स होते हैं, जैसे प्रशासनिक विंग, राजनीतिक विंग, सुरक्षा विंग और आर्थिक विंग। तो ये सभी वो अधिकारी और डिपार्टमेंट हैं जो कि कैबिनेट सचिवालय को बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय की भूमिका के बारे में यानी इसके वर्क के बारे में। तो इसका पहला काम है कैबिनेट सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता करता है। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट बैठकों का आयोजन करता है और इसके अलावा बजट, सुरक्षा और विदेश नीति जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को
सीक्रेट रखने का काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संकट के समय में भी सरकार की मदद करती है। तो चलिए एक-एक करके इन्हें थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे कैबिनेट सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने में मदद करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बनाने में मदद करता है, जिससे सभी मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रालयों की नीतियों में रुकावट ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिक्षा मंत्रालय कोई नई योजना बना रहा है और उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद चाहिए, तो कैबिनेट सचिवालय दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट बैठकों या मंत्रिपरिषद की बैठकों को आयोजित करता है और कैबिनेट सचिवालय एजेंडा तैयार करता है और जो भी फैसले होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है और ये देखता है कि वो फैसले सही हैं या नहीं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कैबिनेट सचिवालय बैठक कब होगी, कहाँ होगी, इसकी व्यवस्था करता है। इसके अलावा बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी यानी एजेंडा तय करता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट बैठकों को आयोजित करता है। मान लीजिए कोई बड़ा निर्णय लेना है, जैसे नई शिक्षा नीति या किसान के लिए नई योजना, तो मंत्रालय अपना प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट सचिवालय को भेजते हैं और फिर इसके बाद कैबिनेट सचिवालय बैठक बुलाता है और बैठक में चर्चा के बाद जो फैसला होता है उसे लागू करवाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट की बैठकों में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे बजट, सुरक्षा या विदेश नीति। तो कैबिनेट सचिवालय का ये काम होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक ना हो और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सुरक्षित और गुप्त रखा जाए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट सचिवालय संकट के समय में भी सरकार की मदद करता है। जैसे जब देश में कोई बड़ी आपदा या संकट आए, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी जैसे कोविड-19 आई थी या युद्ध की जैसी स्थिति हो, तो इस टाइम पर कैबिनेट सचिवालय अलग अलग विभागों और अलग अलग मंत्रालयों को एकजुट करने का काम करता है और सबके बीच तालमेल बिठाने का काम करता है, जिससे कि समय पर राहत पहुंच सके। तो ये सभी वो कैबिनेट सचिवालय के मुख्य काम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी है यानी बैकबोन है, जो कि नीतियों को दिशा देकर मंत्रालय के बीच तालमेल बनाने का काम करते हैं। इनकी बदौलत सरकार की योजनाएं और फैसले प्रभावी तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतर पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यूनिट सेकंड है विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। तो इस यूनिट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन के अधिकार दिए गए थे, यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक इसी तरीके से 74वें संविधान संशोधन में शहरों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। शहरों में कुछ अधिकार दिए गए थे, जिससे कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायतें बनी और 74वें संविधान संशोधन से जो हमारे एमसीडी होते हैं, यानी जो नगर पालिका होती है, वो बने। तो चलिए हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स का कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर की सरकारों को देती है, तो इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन।
ये स्थानीय संस्थाएं गांव में पंचायतें और शहर में नगर पालिका होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकेंद्रीकरण का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग खुद से अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालें, ना कि सरकार पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं। इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होता है, जनता की सीधी भागीदारी होती है और सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकेंद्रीकरण को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी परिभाषा दी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनमें से आप 2 से 3 परिभाषा को अगर अपने एग्जाम में लिखते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गांव स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना था। तो चलिए हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में, यानी इसके मेन प्रोविजंस के बारे में कि इसमें क्या क्या बातें की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग गांव के स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों पर बांटा गया था। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद था। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे निचला स्तर है और ये गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करती है, जैसे सड़क, पानी और सफाई। तो इसके ऊपर आता है तहसील समिति, या फिर आप कह सकते हो पंचायती समिति। तो मैं आपको बता दूं कि इसे मध्यम स्तर पंचायत कहा जाता है। ये कई ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाती है और विकास योजनाओं की निगरानी करती है। और इसके बाद सबसे ऊपर आता है जिला स्तर पर, यानी जिला परिषद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे ऊंचा स्तर है। ये पूरे जिले के विकास कार्यों की योजना बनाती है और बजट का प्रबंधन करती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सामाजिक कल्याण एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान में ये भी बताया गया है कि गांव में नियमित रूप से चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में करवाना अनिवार्य होगा और अगर किसी रीजन की वजह से पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस संविधान संशोधन में आरक्षण का, यानी रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों को आरक्षित किया गया है और महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन में जो अगला प्रावधान है वो है राज्य वित्त आयोग, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायतों को वित्तीय सहायता और कर लगाने के सुझाव देने के लिए हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को अपने क्षेत्र में टैक्स और शुल्क लगाने तथा वसूलने का अधिकार दिया गया है। तो जो अगला प्रावधान है वो पंचायतों की शक्तियों और कार्यों के बारे में, यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत। तो मैं आपको बता दूं कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सभी पंचायतों के विकास कार्य हैं। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों से टैक्स और शुल्क वसूलना ये सभी पंचायतों के कार्य हैं। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, विवाह पंजीकरण करना, ये सभी पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों के अंदर आते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन को समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, यानी अपने एरिया में जो MCD है उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो शहरों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना था। तो चलिए हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान, यानी मेन प्रोविजंस के बारे में कि आखिर इस संविधान संशोधन में नगर पालिका के लिए क्या क्या कहा गया है, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसमें सबसे पहले नगर पालिका की संरचना और उसके प्रकार के बारे में बताया गया है, यानी स्ट्रक्चर और टाइप के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को भी 3 स्तरों में बांटा गया था, ठीक इसी तरीके से नगर पालिका को भी 3 स्तरों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है नगर निगम, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़े शहरों में जहां पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां पर है। तो इसके बाद आता है नगर परिषद, यानी म्युनिसिपल काउंसिल। मैं आपको बता दूं कि ये मध्यम आकार के शहरों में होती है। और लास्ट में आता है नगर पंचायत। ये छोटे कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषयों पर अधिकार दिए गएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे शहरी योजना, सड़कों और पुलों का निर्माण, जल आपूर्ति, सफाई, सीवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबों के लिए आवास और परिवहन और शिक्षा जैसे चीजें शामिल किए गए हैं। इन पे इन्हें अधिकार दिए गए यानी राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 74वें संविधान संशोधन में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया गया है और महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों को आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग स्वतंत्र चुनाव का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नगर पालिका को फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। मतलब नगर निकायों को कर लगाने और कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड मार्केट टैक्स। इसके अलावा नगर निकायों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी धन प्राप्त होता है, मतलब उनसे भी पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों के कुछ कार्यों के बारे में भी बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो सभी कार्य हैं जो कि नगर निकाय करती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस है, काफ़ी सारी समस्या है। तो चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली समस्या है वित्तीय संसाधनों की कमी यानी लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय निकायों के पास अपने लिए पर्याप्त आय के स्रोत नहीं होते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान यानी जो ग्रांट्स होते हैं वो समय पे नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास अपने हिसाब से खर्च करने के लिए स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी भी नहीं होती और इसका नतीजा ये होता है कि योजनाएं अधूरी रह जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। तो इसकी दूसरी समस्या है प्रशासनिक क्षमता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच और कर्मचारियों जैसे अफसर, इनको प्रशासनिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिनकी वजह से उनके पास योजना बनाने और लागू करने का अनुभव नहीं होता। इसकी वजह से योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। तो इसकी अगली सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की समस्या आम बात है और इसके साथ ही बता दूं कि कामों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि विकास कार्य धीमे पड़ जाते हैं और जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो विकास योजनाओं में अक्सर भ्रष्टाचार और पैसे की गड़बड़ी हो जाती है। पारदर्शिता न होने की वजह से काम धीरे चलते हैं और लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो स्थानीय सरकारों के सामने जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकारें कई बार स्थानीय निकायों के कामों में अनुचित हस्तक्षेप करती हैं यानी इंटरफेरेंस करती हैं, स्थानीय निकायों के कामों के बीच दखल देती हैं और इसकी वजह से पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस की कमी हो जाती है और वो अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कई बार राज्य और केंद्र सरकार ज़्यादा दखल लेती है। इससे पंचायतों और नगर पालिकाओं की आज़ादी कम हो जाती है और वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाते हैं। तो इसकी अगली समस्या है समावेश और सहभागिता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान ने आरक्षण देकर महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की है, लेकिन इन रियलिटी में उनकी भागीदारी सिर्फ नाम मात्र की है। तो स्थानीय सरकारों की जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो है बुनियादी सेवाओं का असमान वितरण। मतलब आज भी गांव में साफ पानी, पक्की सड़कें, सफाई, स्वास्थ्य जैसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, उन सेवाओं की भी कमी है। इसके अलावा शहरों में भी झुग्गी बस्तियों को सेवाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ते जा रहा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग स्थानीय स्तर की सरकार को अधिकार तो मिले, लेकिन फिर भी उनके सामने अभी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत में विकेंद्रीकरण को संवैधानिक आधार देकर लोकतंत्र की जड़ को मजबूत किया है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर किए बिना स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरेज स्टडी पॉइंट और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यूनिट 3 है जिसका नाम है बजट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बजट से कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे बजट के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर बजट होता क्या है, बजट बनाने के क्या उद्देश्य है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और बजटीय प्रक्रिया क्या होती है, बजट बनाने में संसद और वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका होती है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को आपको अपने आंसर्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट का मतलब होता है आय और व्यय का अनुमान, लेखा जोखा। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार ये बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बजट सरकार की आय और व्यय की योजना है जो ये तय करती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्च होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बजट की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्होंने अपने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इनमें से आपको 1 से 2 डेफिनेशन को याद करना है और अपने एग्जाम में लिखना है, जिससे कि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो डेफिनेशन को जरूर लिखना। तो डेफिनेशन के बाद चलिए हम बात करते हैं बजट के उद्देश्य के बारे में, यानी बजट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट का काम केवल सरकार की आय और खर्च दिखाना नहीं होता, बल्कि ये देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का रास्ता भी तय करता है। इसके जरिए सरकार ये बताती है कि आने वाले सालों में वो किस दिशा में काम करेगी, जनता के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएंगी। सबसे पहले बजट से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर पैसा खर्च किया जाता है। इससे देश की बुनियादी सुविधाएं और ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। इसके अलावा बजट सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लागू करने का भी साधन है, जैसे किसानों को सब्सिडी देना, रोजगार के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाना, गरीबों के लिए घर बनवाना। बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरकारी खर्च पर निगरानी रखना। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी विभाग तय सीमा के भीतर ही खर्च करें और पैसों की बर्बादी ना हो। और लास्ट में बजट से सरकार, जनता और संसद के प्रति जवाबदेही रहती है। जब बजट संसद में पेश किया जाता है तो उस पर चर्चा की जाती है और जनता को पता चलता है कि उनका पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बजट की विशेषताओं के बारे में, यानी इसके फीचर्स के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है आय और व्यय का अनुमान। तो मैं आपको बता दूं कि बजट एक अनुमानित योजना है जिसमें आने वाली वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी आय प्राप्त करेगी और कितना खर्च करेगी, इसका विवरण होता है, यानी इसका डिस्क्रिप्शन होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट ये दिखाता है कि सरकार किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बजट में ये तय किया जाता है कि सीमित संसाधनों को कहाँ और कैसे खर्च करना है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट संसद और जनता के सामने पेश किया जाता है। इससे जनता को ये पता चलता है कि सरकार उनकी भलाई के लिए किस तरह खर्च करने वाली है। इससे ट्रांसपेरेंसी और सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बजट एक अनुमानित आय और व्यय का डॉक्यूमेंट है जो सरकार की सोच, प्राथमिकताओं और योजनाओं को सामने लाता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं बजट चक्र के बारे में, यानी बजटीय प्रक्रिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट चक्र वो प्रोसेस है जिसमें सरकार की आय और व्यय योजना को तैयार किया जाता है, उसे कानूनी मान्यता दी जाती है और फिर उसे ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाता है और लास्ट में उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बजट चक्र के 4 चरण होते हैं, यानी इसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है बजट निर्माण, यानी बजट फॉर्मुलेशन। सेकेंड है बजट का विधिकरण, यानी बजट अप्रूवल। थर्ड है बजट का क्रियान्वयन, यानी बजट इम्प्लीमेशन। और लास्ट 4th है लेखा परीक्षण, यानी ऑडिटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बजट निर्माण के बारे में, यानी बजट फॉर्मुलेशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बजट चक्र का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अनुमानित आय और व्यय की योजना को तैयार किया जाता है। तो इस स्टेप के अंदर किए जाने वाले कुछ काम हैं, जैसे सभी मंत्रालय और विभाग अपने फाइनेंशियल ईयर के खर्च का अनुमान बनाकर वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय सभी प्रस्तावों का गहन अध्ययन करता है, यानी डीप स्टडी करता है और पिछले वर्ष के अनुमान और सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आय और खर्च का अनुमान तय करता है। और इसके बाद सरकार बजट में अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लक्ष्य को शामिल करती है। उदाहरण के लिए कृषि सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क योजना,
और इसके बाद वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के विशिष्ट अधिकारी कई बार चर्चा करके आंकड़ों की समीक्षा करते होंगे, यानी इसकी डीप स्टडी करते होंगे, और लास्ट में अनुमोदन से पहले सभी आंकड़े सही किए जाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये स्टेप बजट की योजना और तैयारी का है। तो इसके बाद बजट प्रक्रिया का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बजट का विधिकरण, यानी बजट अप्रूवल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टेप में बजट को संसद से मंजूरी दिलाई जाती है ताकि उसे कानूनी मान्यता मिल सके। तो इस स्टेप के अंदर भी कुछ वर्क किए जाते हैं, जैसे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं और इसमें आने वाली साल की योजनाओं, खर्च और कर नीति की जानकारी दी जाती है। इसके बाद सभी विभागों के लिए राशि का आवंटन किया जाता है। सरकार इसे पारित करती है ताकि सरकारी खर्च कानूनी रूप से वैध हो सके, यानी वैलिड हो सके। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये स्टेप बजट को संसद से मंजूरी दिलाने का है। तो बजट प्रक्रिया का जो अगला पड़ाव आता है वो है बजट का क्रियान्वयन, यानी बजट इम्प्लीमेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट पारित होने के बाद इसका वास्तविक उपयोग किया जाता है, मतलब इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस स्टेप के अंदर भी कुछ वर्क होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय विभागों को उनके अनुदान के अनुसार धन भेजता है। विभाग इस राशि का उपयोग अपनी योजनाओं में करते हैं और सभी विभागों को आवंटित राशि के भीतर ही खर्च करना होता है। खर्च का उचित रिकॉर्ड करना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरकार समय समय पर बजट की प्रक्रिया का आकलन करती है। सपोज अगर किसी विभाग को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है तो अनुपूरक बजट, यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस स्टेप में ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी योजना समय पर लागू हो और जनता को लाभ मिले। तो बजट प्रक्रिया का जो अगला स्टेप आता है वो है लेखा परीक्षण, यानी ऑडिटिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बजट प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें ये जांच की जाती है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेप के अंदर भी कुछ वर्क किए जाते हैं, जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी CAG सरकारी विभागों के खर्च की जांच करते हैं और ये देखा जाता है कि खर्च कितना प्रभावी और उपयोगी रहा है। इसके अलावा अनियमितताओं और अवैध खर्च का पता लगाया जाता है और इसकी रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लेखा परीक्षक से वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बजट निर्माण में संसद की भूमिका के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में बजट सिर्फ सरकार नहीं बनाती बल्कि संसद भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो मैं आपको बता दूं कि बजट तभी लागू किया जाता है जब संसद उसे मंजूरी दे। संसद में बजट कई चरणों से होकर गुजरता है, मतलब कई स्टेप्स के बाद मंजूरी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। पहला, सरकार की आय और खर्च का हिसाब होता है। दूसरा, आने वाली साल की योजनाएं होती हैं और तीसरा, आर्थिक नीतियां होती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट पेश होने के बाद संसद में उसकी चर्चा शुरू होती है और लोकसभा में सभी सांसद अलग अलग योजनाओं और प्रस्तावों पर अपनी राय रखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार के प्रस्ताव की जांच करना और ये देखना है कि पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है या नहीं। आप इसे कुछ ऐसे समझे जैसे एक बड़ी ओपन चर्चा हो रही है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च होना चाहिए। और इसके बाद बजट को संसद की स्थायी समितियों, यानी स्टैंडिंग कमिटीज के पास भेजा जाता है और ये समितियां अलग अलग मंत्रालयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, इन सभी योजनाओं को गहराई से जांच करती है और इसके बाद वे संसद में अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। और इसके बाद हर मंत्रालय संसद से कुछ राशि मांगता है जिसे डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स कहा जाता है। आफ्टर दैट लोकसभा इन सभी मांगों पर चर्चा करती है और फिर मतदाता यानी वोटिंग के अकॉर्डिंग मंजूरी देती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी के आधार पर मंत्रालयों को अगले साल के लिए बजट मिलता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय अगर 80,000 करोड़ मांगता है तो संसद चर्चा करने के बाद उसे कितना देगा ये डिसाइड होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट में कई बार नए टैक्स में बदलाव या रियायतें होती है। इन्हें लागू करने के बाद संसद में वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल लाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये विधेयक यानी बिल संसद पास नहीं करती तब तक टैक्स या राजस्व संबंधी प्रावधान लागू नहीं हो सकते। मतलब अगर ये पास ना हो तो सरकार जनता से टैक्स वसूल ही नहीं सकती। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी दल बजट के अलग अलग हिस्सों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ सुधार होना चाहिए और कभी कभी संशोधन यानी अमेंडमेंट्स का सुझाव भी दिया जाता है। लेकिन बजट में अंतिम बदलाव करने का अधिकार सरकार के पास ही रहता है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या ना करे।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा यानी उच्च सदन भी बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन उसके पास वित्तीय निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर वो फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। मतलब अंतिम फैसला हमेशा लोकसभा का होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो राज्यसभा सलाह दे सकती है, लेकिन बजट को पास करने या रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही होता है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद चाहे तो बजट में बदलाव यानी संशोधन का सुझाव दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही होता है कि वो उसे माने या ना माने। और सरकार पे दबाव बनता है कि वो जनता के हितों को ध्यान रखे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद में होने वाली बहस से ये तय होता है कि देश के लिए कौन सी बातें सबसे जरूरी है। सांसद अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान और बुनियादी ढांचा। और मैं आपको बता दूं कि बजट चर्चा के दौरान ये तय किया जाता है कि किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है, और इस तरह से संसद देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में वित्त मंत्रालय बजट बनाने से लेकर उसे लागू करने और उसकी निगरानी तक हर स्टेप्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बजट की पूरी यात्रा यानी शुरू से एंड तक वित्त मंत्रालय के हाथ में होती है। तो चलिए एक एक करके वित्त मंत्रालय की भूमिका को समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बजट का निर्माण और उसकी योजना बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है, जैसे जीडीपी की वृद्धि, महंगाई, आयात निर्यात, टैक्स वसूली की स्थिति। इसके बाद मंत्रालय अलग अलग मंत्रालय और विभागों से उनकी जरूरतों और योजनाओं की जानकारी लेता है। फिर ये तय किया जाता है कि किस क्षेत्र को कितनी धनराशि देनी चाहिए ताकि बजट संतुलित रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कहता है कि नए स्कूल बनवाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो वित्त मंत्रालय ये तय करे कि वास्तव में कितना देना संभव है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे जब घर का बजट बनाते समय हर सदस्य से उसकी जरूरत पूछी जाती है। तो नेक्स्ट है सरकार की आय और खर्च का अनुमान लगाना। तो मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय ये अनुमान लगाता है कि सरकार को अगले साल कितनी आय होगी और कितना खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की आय के कई स्रोत हैं, जैसे आयकर, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा गैर कर राजस्व जैसे सरकारी सेवाएं, डिविडेंड, इंटरेस्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि इनका सही अनुमान लगाना जरूरी है ताकि घाटा न बढ़े। नेक्स्ट है अंतरिम बजट और वार्षिक बजट संसद में पेश करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल फरवरी में वित्त मंत्री संसद में वार्षिक बजट पेश करते हैं। अगर किसी वजह से वार्षिक बजट पेश करने में देरी हो जाए तो वित्त मंत्रालय अंतरिम बजट पेश करता है। और मैं आपको बता दूं कि अंतरिम बजट सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वार्षिक बजट को ऐसे मानो जैसे पूरे साल का फाइनेंशियल प्लान है, और अंतरिम बजट को छोटे समय के लिए अडेप्ट किया जाता है, यानी अंतरिम बजट एक एडजस्टमेंट प्लान है। नेक्स्ट है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को धन आवंटित करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्रालय तय करता है कि कौन सा मंत्रालय कितना पैसा खर्च करेगा। ये राशि उनकी आवश्यकताओं और योजनाओं के हिसाब से बांटी जाती है। तो नेक्स्ट है कर का निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन। तो मैं आपको बता दूं कि टैक्सेस सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्त मंत्रालय हर साल तय करता है कि कौन सा कर बढ़ाना है और कौन सा कर घटाना है और कहाँ छूट देनी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर नीति बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और अर्थव्यवस्था का विकास भी हो। जैसे कभी कभी छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जाती है। तो इसका अगला पॉइंट है राजकोषीय घाटा और नीति का प्रबंधन करना। तो मैं आपको बता दूं कि जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसे राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, और वित्त मंत्रालय का ये काम है कि उसे कंट्रोल करें। इसीलिए काफ़ी सारे उपाय दिए जाते हैं, सॉल्यूशन दिए जाते हैं, जैसे अनावश्यक खर्च कम करना, टैक्स वसूली बढ़ाना और नई आय के स्रोत को खोजना। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय दीर्घकालिक नीतियाँ भी बनाता है ताकि देश की वित्तीय स्थिति स्थिर और संतुलित रहे। नेक्स्ट पॉइंट है बजट को लागू करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट पास करने के बाद इसे लागू करना वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय ये सुनिश्चित करता है कि योजनाएं समय पर पूरी हो और पैसा सही जगह खर्च हो, यानी वित्त मंत्रालय ऑडिट और निरीक्षण करता है ताकि धन का गलत उपयोग न हो। तो इसका अगला पॉइंट है पैसों की निगरानी और लेखा जोखा रखना। तो मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय लगातार जांच करता है कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसके लिए CAG निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक इसके साथ मिलकर लेखा जोखा रखा जाता है
समय समय पर योजनाओं की समीक्षा की जाती है ताकि पता चल सके पैसा सही जगह उपयोग हो रहा है या नहीं। तो लास्ट पॉइंट है वित्तीय रिपोर्टिंग और बजट का विश्लेषण करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय संसद में रिपोर्ट देता है कि बजट के पैसे का कितना इस्तेमाल सही हुआ है और लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय हर साल आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसमें पिछले साल की पूरी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होता है और अगले साल सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में बजट सिर्फ आय और व्यय का अनुमान नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास की दिशा का आईना है। संसद और वित्त मंत्रालय की सक्रिय भूमिका से बजट पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक प्रगति का मजबूत साधन बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यूनिट 4 है, जिसका नाम है भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट से आपके एग्जाम में बेसिकली ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है ई गवर्नेंस के लाभ के बारे में बताइए, ई गवर्नेंस की हानियों के बारे में बताइए, या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में ई गवर्नेंस की विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेषताओं में सिंपली हमें इसके लाभ और हानि दोनों को ही एक्सप्लेन करना होता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई गवर्नेंस का मतलब है सरकार के कामकाज और सेवाओं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से इजी, फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सुलभ बनाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन ही मिल सके, व्यवसाय को आसानी से काम करने का माहौल मिल सके और सरकारी विभागों का कामकाज तेज और बेहतर बने। तो चलिए हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है सरकारी सेवाओं तक त्वरित और आसान पहुंच, यानी क्विक एंड इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, पेंशन, लाइसेंस जैसी सर्विसेज अब ऑनलाइन मिलती है। रेलवे टिकट, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाएं रियल टाइम में मिलती है। इससे नागरिकों को सुविधा और टाइम की बचत होती है। तो इसकी दूसरी विशेषता है समय और लागत की बचत, यानी सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब दफ्तरों की लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं, शुल्क और कर का भुगतान ऑनलाइन हो जाता है। इससे नागरिकों का खर्च और सरकार का प्रशासनिक खर्च दोनों घटते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है भ्रष्टाचार में कमी, यानी रिडक्शन इन करप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि हर प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसे ट्रैक किया जा सकता है। सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचती है, जैसे एलपीजी सब्सिडी या फिर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। काम मशीनों और सॉफ्टवेयर से होता है, जिससे कि बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। तो इसकी अगली विशेषता है बेहतर योजना और नीति निर्माण, यानी बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार नागरिकों से जुड़ा डाटा इकट्ठा करती है। इस डाटा से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी योजनाएं सही तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो इसकी अगली विशेषता है बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण, यानी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा निवारण पोर्टल और हेल्पलाइन से नागरिक तुरंत अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। फीडबैक सिस्टम से सरकार को नीतियों की खामियां तुरंत पता चलती हैं। तो ई गवर्नेंस की विशेषताओं को समझने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की सीमाओं के बारे में, यानी लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से ई गवर्नेंस के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी काफी सारे लिमिटेशंस भी है। इसके सामने काफी सारी चुनौतियां भी हैं, काफी सारे चैलेंजेस हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी चैलेंजेस को समझेंगे और उसके साथ ही हम उसके समाधान को भी समझेंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो सीमाएं हैं उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी पहली लिमिटेशन है डिजिटल साक्षरता की कमी, यानी लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट और मोबाइल को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सरकार को ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जो डिजिटली चीजें हैं उनको लोगों के साथ अवेयर कराया जाए। इसके लिए उन्हें एजुकेशन दी जाए कि किस तरीके से वो डिजिटल तरीके को अपना सकते हैं, मतलब किस तरीके से उन्हें इंटरनेट और मोबाइल का यूज करना चाहिए। तो इसकी अगली लिमिटेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी
कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट और बिजली की सुविधा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि गांव में भी बेहतर नेटवर्क और बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके सामने अब इसकी अगली चैलेंजेस है, वो है साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा, यानी साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा सेफ्टी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागरिकों का डेटा ऑनलाइन होने से हैकिंग और फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मजबूत साइबर सुरक्षा कानून बनाने चाहिए, ताकि इस तरह की जो हैकिंग है, जो धोखाधड़ी है, वो ना हो सके। तो इसकी अगली लिमिटेशन है तकनीकी दिक्कतें, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको बता दूं कि कई सरकारी पोर्टल्स धीमे चलते हैंगे या फिर क्रैश कर जाते हैं, और कई विभागों में कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सभी विभागों को तकनीकी रूप से कैपेबल बनाना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इसकी अगली सीमा है भाषा की समस्या, यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर पोर्टल अंग्रेजी में काम करते हैं, जबकि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि पोर्टल को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि भारत के हर एक लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मॉडल और आयाम की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ई गवर्नेंस के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ई गवर्नेंस क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसके साथ ही इसमें ई गवर्नेंस के जो विभिन्न मॉडल होंगे और इसके जो आयाम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब इसमें आपको भारत में ई गवर्नेंस को लेकर जो प्रगति हुई है उसको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम कम है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैंने इसकी जो प्रॉपर आंसर है उसे एक पीडीएफ में अपलोड कर दिया जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यूनिट 5 है, जिसका नाम है सामाजिक कल्याण प्रशासन। तो इस यूनिट से आपके एग्जाम में बेसिकली सामाजिक कल्याण के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे सामाजिक कल्याण क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके साथ ही इसमें हमसे सामाजिक कल्याण के संदर्भ में कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गए इसके बारे में पूछे जा रहे हैं, और पूछे जा रहे हैं कि भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन के बारे में बताओ, मतलब उसके काम के बारे में बताओ। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट ऐप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऊपर पूछा जाता है, यानी सूचना का अधिकार 2005 के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है अपने एग्जाम में, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऐप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, वो पूछा जाता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका भी आंसर आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, जो कि है बीरे स्टडी पॉइंट। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोक प्रशासन। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर आपको अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, यानी आंसर के साथ मिलने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर देख सकते हो, हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है हमारी यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे ही आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप वीडियो से समझकर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर को याद करते हो तो आपको याद करने में आसानी होगी। और यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे चैनल का यूट्यूब पेज का होम पेज का लिंक, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी जो अपडेट है वो आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है सिलेबस, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको कितने यूनिट्स को पढ़ना है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें क्वेश्चन पेपर ही बताइए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने नंबर का पेपर होता है, हमें कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट पेज है उसे भी प्रोवाइड किया है। और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर में यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया है विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल और रिसर्च करके बनाए गए हैं, और अगर आप इन नोट्स को पढ़ के जाते हो तो डेफ़िनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म।